बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा और फिर हमने ये भी पढ़ा कि हम चार्जेस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो चार्ज की प्रेजेंस और उसकी नेचर को बताती है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि कोई चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। मतलब हम जिस तरह मैथ्स के लिए बताते हैं कि 10 kgs, ठीक है, 20 kgs etc। हम चार्जेस के लिए हमने ऐसा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। और ना ही हमने ये पढ़ा कि जब चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कितनी फोर्स लगा रहे हैं। तो वही आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत ही अहम जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है कूलम्ब्स लॉ। वी नो दैट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस बॉडीज एक्ट्स, ठीक है। How is this force affected when the magnitude of the charge on the two bodies or the distance between them is changed? मतलब अगर हम ये कैसे पता चलेगा या कितना फर्क आएगा इस फोर्स पर जब हम उन बॉडीज के चार्ज को बढ़ा दें या फिर हम उनको एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के करीब लेकर आए। In order to find the answers of these questions, a French scientist Charles Coulomb 1736-1806, ये उसका मतलब लाइफ पीरियड है। इन 1785 एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। बच्चों ये बात आपको लाजमी याद रखनी है कि ये सिर्फ लॉ जो है ये स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के लिए है, रुके हुए। हम करंट की बात नहीं कर रहे क्योंकि करंट में तो मूविंग चार्जेस होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ रेस्ट वाले चार्जेस की बात हो रही है। आपको ये यहां से ये याद रखना है कि कूलम्ब्स लॉ हम किस लिए यूज करते हैं, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड को डिस्कस करने के लिए। और किसने कूलम्ब लॉ बताया? चार्ल्स कूलम्ब ने। और इसकी डेट वगैरह ये आपको याद रहना चाहिए। अब हम वो तो ऊपर हो गया ना इंट्रोडक्शन एक किस्म का। अब हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कूलम्ब्स लॉ की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, सिर्फ अट्रैक्शन या सिर्फ रिपल्जन की फोर्स नहीं है, दोनों की बात हो रही है, रिपल्जन की भी अट्रैक्शन की भी। बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं? इतने छोटे चार्जेस जिनकी जो मैस है इतना कम हो कि वो उनके चार्ज की वैल्यू से भी कम हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो उनकी चार्ज से कम होना चाहिए मैस। बहुत ही छोटे चार्जेस आप कह सकते हैं, उनका मैस भी बिल्कुल कम होना चाहिए, बहुत छोटा। और बाकी जो चार्ज है वो बहुत कम होना चाहिए। ज्यादा बड़े चार्जेस पर ये अप्लाई नहीं होता। अभी हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे इस लॉ की। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके बच्चों, ये थोड़ा सा इस बुक में मुझे लग रहा है कि कोई इश्यू है जिस वजह से ये डायग्राम क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बच्चों आपको जो भी बताता जाऊँ वो आपने नोट करते रहना है। नोट करने से क्या होगा, वो ये क्वेश्चन हो जाएगी। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। नीचे जो हम नजर आ रही है दैम का है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन आपको आता है बच्चों, जिस तरह हमने 9th में पढ़ा होगा। 8 को हम जिस तरह से वो करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, Therefore, F is, और दूसरी बात जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस वाला उसके लिए बनेगा F is, यहाँ पर वही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला साइन आएगा लेकिन 1/r स्क्वायर के साथ, ठीक है। 1/r स्क्वायर के साथ आएगा। उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा F is equal to KQ1 Q2/r स्क्वायर। ओके, अब जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा। आप इसको बुक में से भी वैसे देख सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर बताया गया था प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और उनकी मैग्नीट्यूड। ये देखिए प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चार्जेस की मैग्नीट्यूड है। इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके सेंटर से हमने डिस्टेंस लेना है कि कितना है, उसको हमने आर कहा ना डिस्टेंस को, तो उसका स्केल लेना है। और के कांस्टेंट है, इसको के को अलग से एक्सप्लेन करेंगे जब आप हेडिंग्स बनाएंगे। तो ये तो होगा ना इसका डेरिवेशन या फार्मूला मैथमेटिकली। तो उसके बाद हम इसके ना के की तरफ आते हैं। कांस्टेंट क्या है? F इज द फोर्स, ये उनके दरमियान फोर्स होगी, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव। ओके, इसे कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं।
Q1 और Q2 हो गया चार्जेस की मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस हो गया, और K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब हम K के बारे में अलग लिखने जा रहे हैं बच्चों। ये K को शॉर्ट के वाले से भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज के वाले से भी, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपने वैसे भी इसको लिखना है। वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। यहाँ इन दोनों के दरमियान क्या है, कोई मेटल है, एयर है, वुड है, क्या चीज है, उस पर डिपेंड करेगा K। इफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एयर, अगर फर्ज करें एयर है, हवा है, देन द वैल्यू ऑफ K इन SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, वो होगी 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम है चार्ज का यूनिट, ठीक है, कूलम है चार्ज का यूनिट के, जिस तरह किलोग्राम मैस का यूनिट है। कूलम लाइज ट्रू ओनली फॉर, ये उसकी लिमिटेशंस आ गई, ठीक है, लिमिटेशंस आ गई, और यहीं पर आपको पॉइंट चार्जेस के बारे में पता चल जाएगा। कॉलम्स ला इज ट्रू ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस हुज साइजेस आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके डिस्टेंस से बहुत कम होने चाहिए, ठीक है, चार्जेस। ओके बच्चों, आपने कॉलम्स ला को अच्छे तरीके से सुना, इसको इंशाल्लाह आपने तैयार भी कर लेना है, ठीक है। ये इसकी डायग्राम भी आपने लाजमी बनानी है, ठीक है, और आपने इसकी हेडिंग्स बनानी है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन, इसमें आप चार्ज कॉलम वगैरह के बारे में भी लिख देंगे, स्टेटमेंट, डेरिवेशन, ठीक है, और सबसे पहले कांस्टेंट के। अब हम कॉलम लॉ को थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये एग्जांपल आ जाया करती है, टू बॉडीज आर अपोजिटली चार्ज विद 500 माइक्रो कॉलम एंड 100 माइक्रो होती है 10⁻⁶ प्रीफिक्स है, आपने 9th में पढ़ा होगा। फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इन एयर इज 0.5 मीटर। डिस्टेंस बताया गया, चार्जेस बताए गए हैं, वैल्यूज पुट करें। K की वैल्यू एयर के लिए, एयर बताई गई तो K की वैल्यू ये वाली होगी, ठीक है। अब बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1800 न्यूटन फोर्स होगी इन दोनों के दरमियान। अब कॉलम जो हमने ऊपर पढ़ा, ये उसके बारे में बताया जा रहा है। द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम, ये शॉर्ट में अलग से पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में भी। इट्स इक्वल टू द चार्ज ऑफ 6.25 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक ये 23 है, या इसको हम क्लियर कर लेंगे। दिस इज वेरी बिग यूनिट, यूजुअली चार्ज इज मेजर्ड इन माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर -6, ठीक है बच्चों। अब हमने कूलम लॉ को पढ़ लिया है डिटेल से। अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ। बच्चों ऊपर जो है वो 18 है, यहाँ पर मैंने देखा बुक में से 18 है ये, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ आते हैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग, शॉर्ट एज वेल एज एमसीक्यूज के लिए। तो ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। बच्चों आप एक बात समझें, जो मैग्नेट है एक दूसरे के खास रेंज में ही एक दूसरे पर इफेक्ट करते हैं ना, वो रेंज उनकी फील्ड कहलाती है। इसी तरह चार्ज भी एक खास रेंज में एक दूसरे पर इफेक्ट कर सकते हैं, उस रेंज से बाहर इफेक्ट नहीं कर सकते। वो रेंज क्या कहलाएगी इनकी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट, कॉल इट अ टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट है उसकी, फर्ज करें उसको टेस्ट चार्ज कह दिया हमने, टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, बहुत छोटा चार्ज है। इस ब्रॉड नियर अ चार्ज Q, किसी और बड़े चार्ज, फील्ड चार्ज जिसकी फील्ड को हमने चेक करना है उसके करीब लेकर आए हैं, फर्ज करें, ठीक है। हमारे पास ये टेस्ट चार्ज है, ये क्या है, फील्ड चार्ज, उसके करीब लेकर आए हैं। प्लेस्ड इन स्पेस, द चार्ज Q नॉट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इसको एक फोर्स लगेगी बाहर की तरफ। द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इफ द चार्ज Q नॉट इज मूव्ड अवे फ्रॉम Q, अगर ये उससे दूर जाता है, दिस फोर्स वुड डिक्रीज टिल एट अ सर्टेन डिस्टेंस the force would be particularly reduced to 0. The charge Q naught is then out of the influence of charge Q. वो बता रहे हैं कि फर्ज करें हम उसको करीब लेके आएंगे, पहले तो फोर्स लगेगी, लेकिन जब वो खास हद तक चला जाएगा उसके बाद उस पर फोर्स नहीं लगेगी। उसके बाद रिपल्शन की फोर्स क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि वो उसकी फील्ड में से निकल चुका है। अब हम डेफिनेशन की तरफ आने जा रहे हैं। एक्चुअली द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द चार्ज Q in which it exerts a force on the charge Q naught is known as electric field of the charge Q. The electric field of a charge is defined as, the electric field is a region around a charge in which it exerts electrostatic force on another charge. जब उस रीजन के अंदर कोई चार्ज आएगा तभी
वो चार्ज अपनी फील्ड के जरिए उसको फोर्स लगा सकेगा, वरना नहीं लगा सकेगा, क्योंकि फील्ड में ही चार्ज फोर्स लगा सकता है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मुराद क्या हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया, इंटेंसिटी से मुराद कितनी ज्यादा फील्ड है या कम है। जो फील्ड है वो इंटेंस है या लेस इंटेंस है, मतलब फोर्स जो चार्ज पर लगती है वो ज्यादा लगती है कम लगती है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये डेफिनेशन है बच्चों सिंपली, कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ चार्ज q, वी प्लेस अ टेस्ट चार्ज q नॉट एट दैट पॉइंट। हम क्या करते हैं, अगर उसको चेक करना है तो हम कोई एक चार्ज q नॉट उस फील्ड के करीब रख देते हैं। इफ f इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज q नॉट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी फोर्स पर यूनिट चार्ज। जितनी फोर्स चार्ज पर ज्यादा लगेगी हम कहेंगे इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा। फोर्स ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा, फोर्स कम है तो इंटेंसिटी भी कम। ये यूनिट चार्ज जो फिक्स है ना हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point is defined as the force acting unit positive charge placed at that point। ऐसा यूनिट इसका क्या है, न्यूटन पर कूलम। फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, ठीक है। और चार्ज का क्या है, कूलम। बच्चों एक बात हमने याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कोई यूनिट नहीं पढ़ा, वो तो एक फोर्स है ना कि जहाँ तक लगेगी या नहीं लगेगी, वो रीजन है, उसकी हमने यूनिट नहीं पढ़ा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है, इसका फार्मूला भी प्रॉपर है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इज नोन एट सम पॉइंट। फर्ज करें हमें पता है कहीं पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। द फोर्स ऑन अ पार्टिकल विद चार्ज q प्लेस्ड एट दैट पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। फर्ज करें हमें फील्ड का पता है, ठीक है, और चार्ज का भी पता है, हम फोर्स का पता लगाने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। चार्ज का पता हो, ई का पता हो, तो फोर्स हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स वेक्टर है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी एक्चुअली फोर्स पर यूनिट है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जिस तरफ इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही होगी उसी तरफ हम कहेंगे कि इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन। अभी देखें अगर यहाँ पर बात करें तो इस इंटेंसिटी की यहाँ पर डायरेक्शन होगी इस तरफ, ओके। उसके बाद if the test charge is free to move it will always move in the direction of electric intensity। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में बताया गया। बच्चों अब आपको समझना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इकट्ठा आएगा तो लॉन्ग में आएगा, अलग-अलग आएगा तो शॉर्ट में आएगा। इसमें से एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं, इनकी डेफिनेशन, ये यूनिट्स, ये फार्मूलाज और ये वाली जो थ्योरी है ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अब हम पढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। हमने ये तो पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ होती है, चार्ज के अराउंड होती है, लेकिन उसको हम कैसे बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए ही बताया जा सकता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइन। दीज लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये हो गई उनकी डेफिनेशन। दीज लाइंस आर वर इंड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। किसने बताई थी, माइकल फैराडे ने। द फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। ये इमेजिनरी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि लाइन वाकई में मौजूद होती है, हम टच कर सकते हैं या नहीं। ये एक इमेजिनरी हमने इमेजिन किया हुआ है अराउंड ऑफ फील्ड चार्ज विद एन एरो हेड indicating the direction of force. Field lines are always directed from positive charge towards negative charge. The spacing between the field lines show the strength of electric field। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है उसमें से फील्ड लाइंस किधर जा रही हैं, बाहर, और नेगेटिव क्या है उसके अंदर। और जितनी यहाँ पर ज़्यादा फील्ड लाइन क्लोज होंगी वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, जहाँ पर दूर होंगी वहाँ पर इंटेंसिटी होगी कम। ये थोड़ा सा बताया गया है हमारे कि फ़र्ज़ करें ये दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो इस तरह फील्ड लाइंस बनेगी, एक में से निकल कर दूसरे में चले जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में। फ़र्ज़ करें दोनों पॉजिटिव है तो इस तरह बनेंगी, फ़र्ज़ करें दोनों नेगेटिव है तो इस तरह बनेंगी। तो ये आपको लाइंस ड्रा करना आना चाहिए, लाइंस के बारे में पता होनी चाहिए कि क्या किसे कहते हैं, डेफिनेशन किसने पर सबसे पहले बनाई, पॉजिटिव में से किधर जाती हैं और नेगेटिव में किधर आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम इस पूरे लेक्चर का ओवरव्यू लेते हैं। हम आज में हमने इसमें पढ़ा कूलम लॉ, जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और
उसकी हमने डायग्राम, उसकी डिफरेंट हेडिंग्स, ठीक है, इसी तरह बहुत कुछ पढ़ा, स्टेटमेंट, फार्मूला, इसकी एग्जांपल भी देखी हमने। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा, जो कि इंपॉर्टेंट है टॉपिक, शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग दोनों के लिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोग इस लेक्चर को जब अच्छे तरीके से सुनेंगे तो ये आपको याद रह जाएगा, और जब आप कभी इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आपसे किया जाएगा तो आप अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगे। आपका होमवर्क जो है वो है लर्निंग के लिए, तो सारा कुछ आपने एज इट इज़ याद कर लेना है, और रिटर्न वर्क में जो है कॉलम्स लॉ को अच्छे तरीके से आपने हेडिंग्स वगैरह बना कर लिख लेना है, और फील्ड लाइंस वगैरह ड्रा कर लेनी है, और कॉलम्स लॉ की डायग्राम भी बना लेनी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।